Thank you, Robin, for my introduction. Also, my thanks to Zoho for arranging this webinar. 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है, किसको एप्लीकेबल है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे है, प्लस साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो काफी क्वेश्चंस आते हैं उसके पर भी हम बातें करेंगे ये वेबिनार के अंदर। पहले समझते हैं कि ये इनवॉइसिंग क्यों है और क्यों इसको लाया गया है। वर्ल्ड में हम बात करें तो 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी लागू है। ये लाने के पीछे मेन 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि गवर्नमेंट को काफी टाइम से दिक्कत आ रही है कि फेक इनवॉइस जो हो रही है, जो बड़े पैमाने पे हो रही है, वो फेक इनवॉइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर कैसे लगाम लिए जाए, वो वहां पे इश्यू आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब क्लेम करने जाते हैं तब रिकंसिडरेशन के इश्यू आते हैं फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों चीज को सुलझाने के लिए एक ऐसी सिस्टम की जरूरत थी जहां पे जो इनवॉइसेस एक बार इश्यू कर दिए वो वहां पे वो एक्सेप्ट हो गए, फिर देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी। गवर्नमेंट को कोई इश्यू नहीं होगा कि ये फेक है कि सही है। और जो बड़े बड़े इनवॉइस है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टैक्स का पड़ा हुआ है वहां पे कोई इश्यू नहीं हो, इसके लिए ये इनवॉइसिंग है। और हम बात करेंगे किसको एप्लीकेबल है, बट अभी जो एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ 500 करोड़ से टर्नओवर से ज्यादा को एप्लीकेबल है, बट फ्यूचर में ये 250 करोड़ को और छोटे लोगों को भी आएगा। तो बात करते हैं अभी कि अगेन कि क्यों ये इनवॉइसिंग आया है, उसके जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरीके से ये सिस्टम को हम स्लो सिंपल कर पाएंगे, ये बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इजी एंड प्रिसाइज आईटीसी क्लेम। जैसे मैंने बात किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जब क्लेम करते हैं तो हर टाइम देखते हैं 2A के अंदर क्या है, मैंने कितना क्लेम किया है, मुझे कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 2A एंड बुक्स का रिकंसिलेशन, 3B का रिकंसिलेशन ऑलवेज हम करते रहते हैं और उसके बाद भी एक कंफ्यूजन रहता है कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो क्यों करना है? आज ऐसा है कि अगर सप्लायर एंड बायर दोनों जीएसटी सिस्टम में है, सप्लायर एक इनवॉइस डाल रहा है और बायर की वो इनवॉइस वही है, तो दोनों को अलग तरीके से क्यों करना है? तो ये जो ई इनवॉइसिंग में ऐसा होगा कि एक बार सप्लायर ने पूरे इनवॉइसेस चढ़ा दिए, उसके बाद वो सब इनवॉइसेस बायर के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बायर क्या करेगा? बायर बेसिकली जो 2A में है वही वो क्लेम करेगा। सो सप्लाई और बायर का जो रिकंसिलिएशन है वो इश्यू खत्म हो जाएगा। दूसरा, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइस। आपकी जो इनवॉइस है तो आप मंथली करना पड़ता है। क्यों मंथली करने का इनवॉइस? पहले ऐसा था कि अकाउंट क्लोज होते थे ईयरली, अब ऐसा हो गया कि अकाउंट्स क्लोज होते हैं मंथली। क्यों? मंथली जीएसटी रिकंसिलिएशन होता है, मंथली जीएसटी 1 3B फाइल होता है, तो मंथली के बेसिस पे पूरे अकाउंट्स फाइनल हो रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि मंथली क्यों करना है, हम रियल टाइम इनवॉइस पे क्यों नहीं कर सकते हैं? हर मंथ में बात करते हैं तो अकाउंटेंट ऐसा कहता है कि ये मंथ में ये पीरियड में तो मैं बिजी हूं, क्यों? मैं जीएसटी का काम कर रहा हूं। तो ये सिस्टम को अगर ऐसा स्मूथ हो जाए कि वो थ्रू आउट द डे, एवरी टाइम, एवरी वीकली बेसिस पे आप उसको कर पाओ, तो वो पॉसिबल है अगर ई इनवॉइसिंग है तो। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर, आज इनवॉइस आप देखोगे तो हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग इनवॉइस होती है, ठीक है, बट वो हर एक इनवॉइस में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर वो सब डिफरेंट रहते हैं। आज एक कंपनी का इनवॉइस दूसरे को समझना है तो मैन्युअली रीडिंग करना पड़ता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको समझ नहीं पाएगा। बट ई इनवॉइस से ऐसा होगा कि बेसिकली वो पूरा इनवॉइस रिपोर्ट आपने किया पोर्टल के ऊपर और वहां से जो क्यूआर कोड आया, तो क्यूआर कोड से एनी मशीन कैन आल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इनवॉइस। तो ये जो पूरा चीज है वो इंटरऑपरेबिलिटी सॉफ्टवेयर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ईआरपी करते हो, टैली करते हो, जोहो करते हो, कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बट अल्टीमेटली दे बोथ आर ऑन द सेम पैरामीटर, ऑन द सेम लाइन, और उसको कोई भी सॉफ्टवेयर विद द यूज ऑफ वन कॉमन टेक्नोलॉजी दे कैन यूज इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट।
दूसरा रिकंसिलिएशन जो है वो पूरा कम हो जाएगा, वही तो ऑब्जेक्टिव है कि ओवर द पीरियड रिकंसिलिएशन शुड कम डाउन। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वन टाइम रिपोर्टिंग। मुझे रिपोर्टिंग करना है मेरी इनवॉइसेस का एक बार, और एक बार मैंने रिपोर्टिंग किया तो जिसको मैंने सेल किया है उसके अंदर भी वो अमाउंट आ जाएगा, तो उसको फिर से रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो वन टाइम रिपोर्टिंग करो, और ओवर द पीरियड क्या होने वाला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने रिपोर्ट किया इनवॉइस में, वो जीएसटी 1 में चली जाएगी, वो 2 में दिखेगी, बाद में वो 2B एंड 3B में भी आ जाएगी। तो एक इनवॉइस जो मल्टीपल लेवल पर रिपोर्ट होता है वो इससे कम हो जाएगा। तो ये अपने बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होगा। और हम जब बात करते हैं किसको एप्लीकेबल है, तो सबसे पहला जो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये ई इनवॉइसिंग है वो 1 अक्टूबर से सिर्फ बड़े जो एसएससी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको ही एप्लीकेबल है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों को समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बायर हो और आपका सप्लायर वो 500 करोड़ से ऊपर है, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको इनवॉइस कैसे आएगी, वो इनवॉइस का क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए है। और ये जो 500 करोड़ का टर्नओवर है वो ओवर द पीरियड इज गोइंग टू रिड्यूस टू 250 करोड़ एंड बिलो दैट आल्सो, बिकॉज इनवॉइसिंग इज द फ्यूचर। यही है जो आप सबको उसको समझ के आगे ले जाना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹50 करोड़ 500 करोड़ रुपीस, वो सबको ये 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी ई इनवॉइस होना चाहिए। अब ये जो चार्ट है, ये जो टेबल आपको दिया गया है, वो टेबल में बेसिकली एप्लीकेबिलिटी जो है उसको मैंने अलग अलग तरीके से डाला है। एक तो ये है कि किसको एप्लीकेबल है, दूसरा अगर आपको एप्लीकेबल है तो कौन से डॉक्यूमेंट में आपको ई इनवॉइस चाहिए, तीसरा कौन से सप्लाईज में आपको ई इनवॉइस होना चाहिए। वो तीनों चीज इसमें अपने ने समझाया है। फर्स्ट तो रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ एंड अबव, तो 1920 में आपका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ये सब एसएससी को एक ईमेल भी किया है जस्ट टू से कि आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप प्रोसीजर चालू कीजिए। और काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर मुझे बेसिकली मेरा 500 का टर्नओवर नहीं है, मेरा 50 करोड़ टर्नओवर है, मुझे ई इनवॉइस करना है, तो वो इनवॉइसिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये वॉलंटरी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 करोड़ लिया है, बिकॉज जस्ट टू सी कि सिस्टम वो चलनी चाहिए। पहले जो इश्यूज हुआ था जहां पे ऐसा होगा सिस्टम वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको धीरे धीरे आगे करने के लिए ये फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन किया है। जहां पे जो बड़े एसएससी से है वहां पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, उनको ये एप्लीकेबल किया गया है। अब अगर ये बेसिकली 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है, बट अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, ऐसे जो यूनिट्स है आपका, या आप इंश्योरर, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड एनबीएफसी हो, या अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या इन केस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन मल्टीपल स्क्रीन्स लाइक पीवीआर, तो अगर ऐसी आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो बात किया कि 500 करोड़ का टर्नओवर है, बट अगर ये सिचुएशंस में आप फॉलो होते हो तो आपको बेसिकली ये ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है, आपको इनवॉइसिंग नहीं करना है। तो अगर इनवॉइस करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट इनवॉइसिंग करना है? इनवॉइस, द वर्ड इटसेल्फ सेज ई इनवॉइसिंग। तो इनवॉइस जो है, इनवॉइस एंड उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वो इनवॉइस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके लिए आपको ई इनवॉइस करना है। तो इंपोर्ट्स है, बिल ऑफ एंट्री स्पेड नहीं करना है, बिल ऑफ सप्लाई है, जॉब वर्क का चलन है, डिलीवरी चलन है, ये सब इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको आपको रजिस्टर नहीं करना है। ई इनवॉइसिंग ये सब डॉक्यूमेंट नहीं करना है, आपको करना है जहां पे इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सब आपके इनवॉइस के रिलेटेड है, वहां पे ही आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट लागू होती है। अब बात करते हैं किसको सप्लाई करते हैं, बिकॉज जनरली सप्लाई क्या होते हैं,
B2B मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन, सामने वाला जो आप जिसको सप्लाई करते हो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और दूसरा है वो अनरजिस्टर्ड है। B2C कंज्यूमर है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो GST रजिस्टर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है तभी भी करना है। तो B2B सप्लाईज SEZ को सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट्स है, डीप एक्सपोर्ट्स है, वो सब में आपको ई इनवॉइसिंग करना है। लेकिन अगर आप B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि B2C में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, मींस कंपलसरी, आपके लिए ऑप्शनल भी नहीं है। अगर आप B2C के डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा साइट से। तो आपको सिर्फ B2B जो रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सपोर्ट डीप एक्सपोर्ट, उसमें ही आपको ई इनवॉइसिंग करना है। तो ये जो ओवरऑल है आपको आइडिया हुआ कि किसको एप्लीकेबल है, कौन से केस में एप्लीकेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपको ये करना है, और आपको किसको सप्लाई करते तब करना है। ये टेबल से पूरा समराइजेशन आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं कि थोड़े जो इंपॉर्टेंट FAQs है वो हम लोग बीच में लेते जाएंगे, तो उससे आपके जो भी इश्यूज नॉर्मली होते हैं वो इश्यूज को वी कैन रिस्पॉन्ड। और CBIC ने उसके वेबसाइट के ऊपर भी पूरे FAQs डाले हैं, जहां पे एक लिस्ट ऑफ FAQs आते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन ऐसा आज आपने बात भी किया था कि 500 करोड़ से कम टर्नओवर है, आप वॉलंटरी कर सकोगे? आंसर नहीं है। अभी 10 दिन पहले CBIC ऑफिसर ने ऐसा कहा था कि अगर लास्ट 3 साल में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर आया है बट लास्ट ईयर भी नहीं है, तो उस केस में आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन जाके, आपको रजिस्टर कर पाओगे अगर करना है तो, कि मुझे ये करना है। तो उसी केस में अगर आपको ई इनवॉइसिंग करना है तो कर पाओगे, और वहां पे आपको साइट पे जाके, ऑनलाइन साइट पे जाके आपको खुद को सामने से रजिस्टर करना है। उस केस में वो लोग आपको अलाउ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इश्यू किया है और उसमें आईआरएन नंबर नहीं है। सी आईआरएन क्या है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN। सो इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहां से आता है? जब आप ई इनवॉइस रजिस्टर करते हो तो वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर QR कोड आता है, और QR कोड में आयरन होता है। QR कोड डालना कंपलसरी है, तो और QR कोड के अंदर आयरन नंबर होता है। तो अगर आपके इनवॉइस पे QR कोड नहीं है, मींस आयरन नंबर नहीं है, तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो अगर आपने 4 अक्टूबर को एक सप्लाई किया 10 लाख का, और वहां पे आपने B2B रजिस्टर था, तो भी आपने इनवॉइस का ई इनवॉइसिंग नहीं किया है, आपने QR कोड लगाया नहीं है, तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं गिनी जाएगी। तो आपका इनवॉइस वैलिड नहीं होगा, और सामने वाला जो बायर है उसको उसकी ITC नहीं मिलेगी। तो ये ई इनवॉइसिंग करना बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखना। अभी से आपको थोड़ा प्रोसेस को देख के सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से अभी देखो टाइम कितना है अपने पास, सिर्फ 1 वीक बचा है। 1 वीक के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, रन थ्रू करना पड़ेगा कि पूरी सिस्टम सही है कि नहीं है, आपके पास जो अकाउंटेंट है जो सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या इश्यूज है, उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। क्योंकि ये एनी इनवॉइस इश्यूड आफ्टर 1 अक्टूबर इज नॉट वैलिड अगर उसमें आयरन नहीं है। तो अभी बात करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से अगर मुझे गवर्नमेंट की यूटिलिटी यूज किया करे, अगर मुझे ये आयरन नंबर चाहिए, मुझे QR कोड चाहिए, तो कैसे वो मिल सकेगा, हम उसकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देखते हैं एक ओवरऑल पिक्चर पे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। फिर हम लोग आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की पोर्टल के ऊपर कहां पे कौन सा चीज है और किससे आप इनवॉइसिंग कर पाओगे। तो 4 पार्टीशन है, 4 पार्ट्स है ये प्रोसेस के। फर्स्ट पार्ट है सेलर का, दूसरा काम है IRP का, थर्ड GST सिस्टम का, एंड फोर्थ बायर। ये 4 पार्ट है। सेलर, आप 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, आपको एप्लीकेबल है, तो आपको आपकी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है
IRP पोर्टल पे। अभी वो करने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जहां पे इस सॉफ्टवेयर से अभी आप डायरेक्टली कर पाओगे, तो अगर सॉफ्टवेयर खुद बात करता है पोर्टल से तो आप आपके सॉफ्टवेयर में काम कर पाओगे और सॉफ्टवेयर से पूछ कर पाओगे। अगर आपका जो ERP और अकाउंटिंग पैकेज जो है वो कैपेबल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर जो IRP से बात नहीं करता है, तो उस केस में आप मैन्युअली जाके IRP में रजिस्टर कर पाओगे। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर वो करता है तो इश्यू नहीं है, अगर नहीं करता है तो सब इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बल्क अपलोड, ये IRP के साइट के ऊपर। एक बार आप IRP के साइट के ऊपर वो सब इंफॉर्मेशन अपलोड करोगे, उसके बाद IRP क्या करेगा, फर्स्ट उसको वैलिडेट करेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो सब बेसिक चेक्स करेगा कि इंफॉर्मेशन वो सही है कि नहीं है। वो वैलिडेशन करने के बाद सही लगेगा तो साइन करेगा, डिजिटली साइन करेगा और एक QR कोड वो बना के आपको देगा। ये QR कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। वो QR कोड आपको इनवॉइस पे लगाना है और आप इनवॉइस बायर को दे सकते हो। और जैसे भी आपने ये पोर्टल पे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डाली, IRP जो है इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल, IRP ये सब इंफॉर्मेशन पुश करेगा GST के अंदर। तो GST1 क्या है? GST1 इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो आपने जो अभी इनवॉइस को रजिस्टर किया वो भी आउटवर्ड सप्लाई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन GST1 में होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी GST1 के अंदर सब IRP पोर्टल पुश करेगा। तो जब आप मंथ एंड में आपका GST1 देखा हुआ है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन B2B की जो आपने चढ़ाई थी IRP के अंदर वो सब आपको मिलेगी ऑटोमेटिकली टेबुलेटेड, रेडी इन योर GST1। उसके बाद ये क्या होगा कि जो बायर है उसको भी 2A में दिखेगा कि ये सब इनवॉइसेस ऑलरेडी चढ़ गई है जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। तो ये हुआ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस। नाउ लेट अस लुक एट स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से इसमें अपने आगे जा सकेंगे, राइट। फर्स्ट very important thing is that the portal, the website which is right now active on which you have to do this process is einvoice1.gst.gov.in। ये वेबसाइट में आपको जाके वहां पे आप देखोगे तो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज लॉगिन। रजिस्ट्रेशन किसको करना है? जो फर्स्ट टाइम अपने को रजिस्टर करना चाहते हैं उसको एक बार रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अगर एक बार रजिस्टर किया उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उसके पहले आप देखो कि पोर्टल पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। राइट हैंड साइड पे नीचे लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी न्यूज है रिगार्डिंग ई इनवॉइस वो सब इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आते रहेंगे। प्लस सब इंफॉर्मेशन जैसे सर्च करना है, वेरीफाई करना है, आपको हेल्प चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो सब इस पे अवेलेबल है। अब बात करें पहले अपने रजिस्ट्रेशन की, तो एक चीज है कि सिंगल साइन ऑन फॉर ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल। तो ई-वे बिल में आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है, सेम यूजर आईडी पासवर्ड, सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स विल आल्सो वर्क इन हियर ई इनवॉइस पोर्टल, राइट। अगर वो नहीं है आपके पास, ई-वे बिल का आपने नहीं किया बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे जाके आप इसको रजिस्टर कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन का होम पेज पे बेसिकली था, मैंने दिखाया आपको, वहां पे क्लिक कीजिए, आप यूजर आईडी पासवर्ड डालिए एंड वो करने के बाद आप लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा ये स्क्रीन, जहां पे आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड मेनू है, ई इनवॉइस, एमआईएस रिपोर्ट्स, यूजर मैनेजमेंट्स, एपीआई रजिस्ट्रेशंस, चेंज पासवर्ड, अपडेट्स, ई-वे बिल। ये सब मेनू आपका खुद का मेनू है जो आप कर पाओगे। और सेंटर में जो दिखता है आपको वो है डैशबोर्ड आपका, जहां पे कितने आपने ऑलरेडी जनरेट किए इनवॉइस नंबर्स और कितने आपने कैंसिल किए उसका कल का और ड्यूरिंग दिस मंथ वो दोनों रिपोर्टिंग फिगर्स इसमें आ जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपने बल्क जनरेशन कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जन पे एवरीडे कितनी सारी इनवॉइस जनरेट होती है, तो हर एक को एक एक नहीं करना है। आप ऑनलाइन एक पोर्टल है,
अगर आपका सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस देता है तो आपको ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस नहीं देता है, अगर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन नहीं है IRP के साथ में, तो आप ऑनलाइन जो मैंने साइट दी वहां पे जाओ, वहां पे बल्क जनरेशन ऑफ आयरन का ऑप्शन है। वो बल्क जनरेशन ऑफ आयरन में जाके आप एक सिलेक्ट बल्क जनरेशन ऑफ टूल्स करोगे वहां पे, तो उसके बाद इस तरीके से आपको 4 डिफरेंट टाइप की ये ऑप्शंस मिलेगी जो फाइल के फॉर्मेट्स हैं। अगर सिंपल सा आपका फॉर्मेट है तो एक ही फाइल के अंदर आप B2B SEZ एक्सपोर्ट्स डिम्ड एक्सपोर्ट डालना है तो वो फर्स्ट फॉर्मेट है। इस तरह के देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप वो फॉर्मेट को डाउनलोड करोगे और वो फॉर्मेट में सब इंफॉर्मेशन चढ़ा के आप उसको अपलोड कर पाओगे। तो ये है कि आप सिलेक्ट करो वॉट एवर एप्लीकेबल फॉर्मेट एंड डाउनलोड करो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट को आप डाउनलोड करो जेसन प्रिपरेशन टूल का। जब आप अपलोड करोगे, जैसे जेसन फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया, आपने सब इंफॉर्मेशन डाल दी और उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड के टाइम ध्यान में रखना है कि साइज फाइल की 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट जो भी इनवॉइसेस आपने इनकरेक्ट है, जहां पे वैलिडेशन जो रन किया IRP ने, वो वैलिडेशन में कहीं पे एरर्स है, कहीं पे इश्यूज है, तो वो सब एरर्स वाली इनवॉइसेस वो रिजेक्ट कर देगी। तो इनकरेक्ट इनवॉइसेस जो है वो इट विल रिटर्न, वो आपको वापस देगा कि नहीं ये इनवॉइस जो है इनकरेक्ट है, मैं उसको रजिस्टर नहीं करूंगा। तो इस तरीके के आपके पास एक स्नैपशॉट आ जाएगा कि अपलोडेड फाइल कितनी थी, 100 थी, और उसमें वजह कितनी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई, तो 90, और फिर आई 10 फाइल जो फेड हुई, और नीचे लिस्ट आएगा कि इतने फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल के अंदर, आप साइन जेसन भी उसमें डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन है। आप उसमें 1, 10, 50, 100, 200 इनवॉइसेस भी आप उसको आराम से एक में अपलोड कर सकते हो, और हर एक इनवॉइसेस जितने अपलोड किए उसका हर एक का आयरन नंबर, हर एक का QR कोड आपके पास आ जाएगा। अब FAQs की बात करते हैं। इसके रिलेटेड FAQs जो है, काफी टाइम क्वेश्चन होता है कि मुझे जो चार्जेस है वो मुझे बेसिकली कहाँ शो करने हैं। सो बेसिकली इसमें ऐसा है कि हाउ टू मेंशन द चार्जेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल फ्रेट्स, इंश्योरेंस, पैकिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, एमोर्टाइजेशन चार्जेस, दीज आर द चार्जेस। वो चार्ज के में GST बेसिकली दे आर लेविएबल। अगर वो चार्जेस लेविएबल है, चार्जेस है जिसमें GST लेविएबल है, तो आपको एक अलग से आइटम क्रिएट करके ऐड करना है। अगर लेवेबल है तो, अगर लेवेबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में बात करूंगा, बट अगर चार्जेस लेवेबल है तो आपको एक एडिशनल आइटम ऐड करके उसको ऐड करना है, एंड देन आप उसको अपलोड कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें ऐसा है कि जहां पे जैसे TCS है, TCS में कहां लिखूं, बिकॉज इनवॉइस में अलग से कोई TCS लिखने का जगह नहीं है। सो TCS जो अभी रिसेंटली जो आया है, TCS अगर आप आपके इनवॉइस में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको इनवॉइस में डालना है तो आप अगर सेपरेटली एक फील्ड डाल सकते हो अदर चार्जेस। वो अदर चार्जेस में क्या होता है, GST लगता नहीं है, बिकॉज TCS में GST नहीं लगता है। तो अदर चार्जेस करके एक फील्ड करके आप उसका एक यूज कर सकते हो और आप उस तरीके से उसको डाल सकते हो। ये नेक्स्ट पॉइंट है, जो सप्लाई जो है वो बेसिकली दीज आर नॉट कवर्ड अंडर GST। जैसे मैंने कस्टमर को 2 सप्लाईज दी है। एक सप्लाई ऐसा है में GST लागू होता है, और दूसरा ऐसा है कि ये GST के आउटसाइड है। तो उस केस में आई कैन इशू अ सेपरेट इनवॉइस फॉर अ सप्लाई विच आर आउटसाइड GST एंड सप्लाईज फॉर विच आर विद इन GST। उस तरह के सेपरेट इनवॉइस मैं रेज कर सकता हूं। अब जो क्वेश्चन नॉर्मली होता है ये था कि मैंने जब मेरा जो बल्क इनवॉइस अपलोड किया तो कौन से फील्ड ऐसे है जो फील्ड वैलिडेट होते हैं, IRP कौन से फील्ड को चेक करता है। तो उसका लिस्ट बेसिकली अवेलेबल है, जहां पे नॉर्मली फर्स्ट दे चेक अबाउट द GST, सप्लायर्स GST इनवॉइस नंबर, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड एंड which is used for generation of IRN। तो ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं हर एक इनवॉइस के अंदर, वो सब इंफॉर्मेशन चेक करता है, वैलिडेट करता है।
अगर वो सब सही है, बिकॉज क्या बोला B2B होगा तो ही वो लेगा, अगर B2C है तो उसको वो वापस भेजेगा। तो वो सब इंफॉर्मेशन वैलिडेशन जो है वो IRP करेगा। अब हम बात करते हैं कैंसल आयरन। मैं कैंसल आयरन के पहले एक जो राइटिंग से आप दिख रहे हो वो क्या है कि आयरन कैसे लिखता है। इतना बड़ा आयरन नंबर होता है, ये जो आयरन नंबर है वो आयरन नंबर आपको डालना है तो आप इनवॉइस पे डाल पाओगे। अगर आपको नहीं डालना है इनवॉइस पे तो आपको कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड में वो आयरन ऑलरेडी आ गया है। अब बात करते हैं कैंसल आयरन की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नया सिस्टम है, सब लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भूल हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए। अगर वो मिस्टेक हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तो मुझे वो आयरन कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल कैसे पॉसिबल है, तो वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको 24 आवर्स के अंदर आपको कैंसिल करना है, आपने आयरन जनरेट किया, आपको इमीडिएटली मालूम चला अरे मेरी गलती हो गई है, तो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन आयरन तो आप पोर्टल पे जाओ और आप उसको सिंपली कैंसिल कर पाओगे। कैंसिल करने के लिए एक प्रोसीजर क्या है मैं बोलता हूं आपको, बट यस विद इन 24 आवर्स है तो आपको आयरन कैंसिल कर पाओगे। अगर आपने बेसिकली आयरन जनरेट किया और उसके बाद ईवे बिल भी बन गया है, तो एक बार ईवे बिल बन गया ना तो आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ईवे बिल का मतलब होता है कि गुड्स में बी अंडर द ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स वो ट्रांसपोर्ट में भी हो सकते हैं। तो एक बार ईवे बिल बनने के बाद वो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर आपके 24 आवर्स ऑलरेडी हो गए और उसके बाद आपको कैंसिल करना है, तो उस टाइम में एक ही ऑप्शन है कि आपको जीएसटी का फाइल, GST 1 फाइल करते हो, उस टाइम आप उसको कैंसिल कर पाओगे बाय क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, राइट। तो उस तरीके का ये कैंसिल का प्रोसेस है। अगर विद इन 24 आवर्स है तो कैसे करोगे, तो फर्स्ट थिंग, एक ई इनवॉइस के अंदर कैंसिल का एक सब ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे दिल आस्क यू कि एदर यू गिव एक्नॉलेजमेंट नंबर और आयरन। So acknowledgement number is what once IRN is generated at that time they also issue acknowledgement number. तो either you can use acknowledgement number or IRN for the purpose of cancellation. एक बार वो क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आएगा, ये इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आएगी, वो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आप देख लो, कंफर्म करो। उसके बाद आपको ये यहाँ डालना है कि क्या रीजन है। कैंसिल का एक ड्रॉप डाउन मेनू है जहाँ पे 3-4 रीजन में आपको सिलेक्ट करना है और रीजन लिखना है कि मेरी गलती हो गई थी, there are some issues on that, तो वो आपको कैंसिलेशन रीजन डालना है and then once you update it will be cancelled। अब FAQs देखते हैं कि IRN report to IRP can be cancelled। I think we discussed this point कि अगर 24 घंटे के अंदर है तो आप कैंसिल कर पाओगे, प्रोवाइडेड ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, GSTR 1 में जब फाइल करो उस टाइम आप उसको क्रेडिट नोट से कैंसिल कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कैंसिल कर दिया है, कैन आई यूज द नंबर, इनवॉइस नंबर अगेन? नो, यू कैन नॉट यूज इट। आपने एक बार जो इनवॉइस नंबर यूज किया, उस पर आयरन जनरेट किया, आपने वो कैंसिल किया आयरन, तो इनवॉइस नंबर आपको फिर से नहीं मिलेगा, आपको दूसरा इनवॉइस नंबर ही यूज करना पड़ेगा। एक बार कैंसिल करने के बाद सेम इनवॉइस नंबर आप एक बार यूज नहीं कर पाओगे फिर से। अब बात करते हैं ई इनवॉइस प्रिंट, कैसे प्रिंट करेंगे ई इनवॉइस को। तो क्यूआर कोड जो है वो क्यूआर कोड, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्यूआर कोड है। आपने जो रिपोर्ट किया वो रिपोर्ट करने से आपके पास क्या आया, आपके पास क्यूआर कोड आया, वो क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना है आपके इनवॉइस के ऊपर, राइट। तो कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट प्रिंट सब ऑप्शन, उसके बाद वहां पे जाओगे ई इनवॉइस में प्रिंट का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आयरन करके प्रिंट कर पाओगे। ये जो ई इनवॉइस का फॉर्मेट है वहां पे राइट हैंड साइड ऊपर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड कहीं भी आप लगा सकते हो कि आपको ई इनवॉइस जनरेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2-3 बार बोलूंगा कि ये जो है ई इनवॉइस डजंट मीन आपको इनवॉइस ऑनलाइन जनरेट करना है, इट इज इनवॉइस रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑनलाइन रिपोर्ट करना है इनवॉइस, उसको बोलते हैं ई इनवॉइसिंग। आपको जनरेट कहां से करना है, आपके खुद के सॉफ्टवेयर में, आपके खुद के अकाउंटिंग पैकेज में, आपके खुद के ERP में आपको इनवॉइस जनरेट करनी है,
राइट। तो बेसिकली आपको इनवॉइस जनरेट करनी है आपके खुद के पैकेज में, आपको इनवॉइस रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट करने के बाद जो क्यूआर कोड आया है वो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस में डालना है, और वो डालने के बाद आप जिस तरीके से इनवॉइस देते हो उस तरीके से आप बायर को थ्रू ईमेल, थ्रू हार्ड कॉपी प्रिंट करके आप दे पाओगे। एफएक्यूज में डिजिटल सिग्नेचर्स कंपलसरी है नहीं, ये ई इनवॉइस डजंट मीन आपको इनवॉइस ऑनलाइन करनी है, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। आपको डीएससी लगानी है तो सेपरेटली उसके रूल्स है वो फॉलो करके आप कर सकते हो, बट डीएससी आपकी सप्लाई के लगानी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट ये कि आईआरपी जो पोर्टल पे आपने सब इनवॉइस डाला है, तो क्या आईआरपी पोर्टल सब इनवॉइस को स्टोर करता है, आर्काइव अवेलेबल होगी? नहीं होगी, वो सब इनवॉइसेस वहां पे स्टोर नहीं होती है, तो वो सब आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। और दूसरा ये कि सबका ऐसा क्वेश्चन होता है कि मुझे मेरा इनवॉइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक कंपनी के लिए, बिकॉज आप वो इनवॉइस आप देते हो कस्टमर को, तो वो इनवॉइस में आपको आपका लोगो डालना है, तो आपको लोगो डालना है, आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको कलर कॉम्बिनेशन करना है, आपको डिफरेंट चीज डालनी है, वो सब आप कर पाओगे, आपको उसमें कुछ टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ क्यूआर कोड जो आपने ऑनलाइन लिया है वो ही क्यूआर कोड आपको इनवॉइस में डालना है, और वो क्यूआर कोड आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जरूर नहीं आपको ऊपर प्लेस करना है, नीचे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, यू कैन डिसाइड दैट। ओनली थिंग इज दैट कि क्यूआर कोड जो आप प्लेस करोगे वो रीडेबल होना चाहिए, अगर आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट से वो एक्सट्रैक्ट हो सके ऐसा होना चाहिए। एक चीज है कि मुझे आयरन जो है वो आयरन बेसिकली मुझे प्रिंट करना है कि नहीं करना है इनवॉइस के ऊपर, तो नहीं प्रिंट करना है, वो ऑप्शनल है, आयरन प्रिंट नहीं करना है। क्यूआर कोड जो आपने प्रिंट किया उसके अंदर आयरन ऑलरेडी आ गया है, और क्यूआर कोड कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ेगा। और ये जो बात की आपने कि क्यूआर कोड प्रिंट करना है, क्यूआर कोड कहाँ प्लेस करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं पे भी आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड को प्लेस कर सकोगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट, वो दो चीज आपको जब आती है आईआरपी से लेके, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट कहीं पे लिखना, कहीं पे डालना जरूरी नहीं है, इट्स ओनली फॉर एक्नॉलेजिंग कि आपकी इंफॉर्मेशन मिली है, उसको लिखना कि नहीं लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट कोई इस पे नहीं है। और मुझे अगर डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट इनवॉइस कॉपी इश्यू करनी ऐसी रिक्वायरमेंट ई इनवॉइस में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है रूल 48(6) के अंदर कि अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो उस टाइम ट्रिप्लिकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप बायर हो और आपको ई इनवॉइस वेरीफाई करना है, तो वही पोर्टल पे, वही साइट पे जाके आप वेरीफाई का ऑप्शन डाल के आप वहां पे ई इनवॉइस का आईआरएन नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर पाओगे। और सिंपली क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड को आप एक्सट्रैक्ट करोगे मोबाइल ऐप से, वहां से भी यू कैन वेरीफाई दिस ई इनवॉइसिंग। आपको अगर अमेंडेड डिटेल्स है, रिपोर्ट इनवॉइस जो है उसको अमेंड करना है, तो अमेंड करने के लिए आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कैंसलेशन की हमने ऑलरेडी बात किया है कि कैंसलेशन विदिन 24 आवर्स पॉसिबल है, बियॉन्ड दैट आपको अमेंड करना पड़ेगा, जीएसटी 1 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ई वे बिल जनरेशन का। जनरेट ई वे बिल के अंदर बेसिकली जैसा हमने बात किया कि ई वे बिल का जो लॉगिन कंडीशंस एंड आईआरपी का लॉगिन कंडीशन सेम है, वही ई वे बिल के अंदर, वही इनवॉइसिंग के अंदर देयर इज अ सेपरेट कॉलम ऑफ ई वे बिल। तो जो भी इनवॉइस आपने इंफॉर्मेशन दिया आईआरपी के अंदर, और ई वे बिल में देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ई वे बिल में, दिस इज फॉर इनवॉइस इंफॉर्मेशन, एंड पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स है। तो पार्ट ए जो है वो पूरा आपका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने से इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो अगर आपको पुश करना है तो आप वही पोर्टल से वो सब इंफॉर्मेशन यू कैन पुश टू ई वे बिल। तो जैसे आप पुश करोगे तो इनवॉइस की सब इंफॉर्मेशन पार्ट ए में आ जाएगी, फिर आपको पार्ट बी में ऐड करना है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, और उसके बाद आप उसको कर पाओगे। तो ई वे बिल में का ऑप्शन अवेलेबल है इनवॉइस में, और वहां जाके आप जनरेट ई वे बिल कर सकोगे। एफएक्यूज में ई वे बिल ऑटो जनरेट नहीं होता है, बट ई वे बिल का जो पार्ट ए है वो ऑटो जनरेट हो पाएगा, बिकॉज पार्ट ए इज ओनली फॉर द इनवॉइस डिटेल्स जो आपने रिपोर्ट की है। पार्ट बी ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन तो आपको डालनी पड़ेगी।
अब एक पॉइंट जो है डिस्कस करना है अपने को कि देयर इज कंफ्यूजन कि डायनेमिक क्यूआर कोड और क्यूआर कोड में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने बात किया कि क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना है और एक नोटिफिकेशन ऐसा आया जहां पर ऐसा लिखा है कि 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, उस केस में जब आप B2C करते हो उस टाइम आपको डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में डालना है। तो ये दोनों डिफरेंस क्या है ये टेबल आपको देता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पर्पस जो है वो पूरा डिफरेंट है। ई इनवॉइसिंग में पर्पस ऐसा है कि B2B केस में आपको रिपोर्ट करना है ऑनलाइन और वो रिपोर्ट करने के बाद वो जीएसटी में पुश होगा। एज फार डायनेमिक क्यूआर कोड इज कंसर्न, तो डायनेमिक क्यूआर कोड में ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो B2C जो कस्टमर्स है जो कंज्यूमर्स है उनको अगर डायरेक्टली पेमेंट करना है थ्रू सिस्टम, तो अगर क्यूआर कोड होगा तो देन दे कैन प्रिंट फ्रॉम दैट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एनेबल पेमेंट यूजिंग यूपीआई मोड, ये डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड वो आपको खुद को बना के आपके इनवॉइस में डालना है, उसमें आपको कुछ रिपोर्टिंग नहीं करना है, उसमें आईआरपी की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद को डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करके आपके इनवॉइस में डालना है। और ये जो क्यूआर कोड है नॉर्मली इट इज ओनली फॉर ई इनवॉइसिंग, जहां पे आपको रिपोर्ट करना है और वहां से क्यूआर कोड जनरेट का आएगा जिसमें आईआर नंबर है फॉर B2B। तो ये मोटा मोटी जो डिफरेंस है बिटवीन B2B B2C फॉर 500 करोड़ मोर टर्नओवर वाली कंपनी के अंदर। लास्ट स्लाइड बिफोर आई एंड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द चैलेंजेस फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज टाइम जो है टाइम शॉर्ट है। मेरा मानना है कि आप सब कंपनी ने इस पे काफी तैयारी किया होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पैकेज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑनलाइन जाके वो सब इंफॉर्मेशन नहीं करनी है एवरी टाइम, तो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल और आपके खुद के जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आप बात करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कर देगा। जो इंटीग्रेशन है किसे क्या होगा कि आप अकाउंटिंग करोगे, आप उसको पुश करोगे और वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक चली जाएगी वहां पे, तो आपको मैन्युअली वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी है यू नीड टू रियली प्लान आउट कि आपको ऑनलाइन करना है सॉफ्टवेयर से करना है, सॉफ्टवेयर से करना है तो सॉफ्टवेयर वाले से बात करके वो जो चेंजेस है वो करके देगा। सेकंड थिंग है कि ट्रेनिंग टू स्टाफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगेन ये भी है कि जो करने वाला ये चीज वो ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग नया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, किसी को आइडिया नहीं है और कैंसिलेशन की जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 24 आवर्स कैंसिलेशन नहीं होगा, विद इन 24 आवर्स आप कैंसिल कर पाओगे। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर स्टाफ जो बंदा कर रहा है वो ट्रेन होना चाहिए, कौन से इनवॉइस पे कौन से डॉक्यूमेंट पे मुझे बनाना आयरन करना है, कौन से पे नहीं करना है, किस टाइप पे करना है किस पे नहीं करना है। तो ये इंफॉर्मेशन एंड बेसिक प्रोसेस वो क्लियर होना चाहिए जो आदमी कर रहा है। तीसरी ऐसा है चीज है कि बायर को कम्युनिकेशन करो कि आपको जो नॉर्मल इनवॉइस है वो नहीं मिलेगी, ई इनवॉइस बेसिकली आपको मिलेगी, तो वो कम्युनिकेशन करो और बायर शेयर्स टू अंडरस्टैंड दे हैव टू कम्युनिकेट विद द सेलर, अगर वो 500 करोड़ से ऊपर वाला है, कि बेसिकली मुझे ई इनवॉइस ही देना तो ही मुझे इनपुट स्टैंडर्ड मिलेगी। जो ये सब चीज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन उसको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकंसिलेशन। सब जब से जीएसटी आया है हम लोग सब रिकंसिलेशन करते हैं, ऐसा लगता है मंथ ऑन मंथ बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस रिकंसिलेशन होता है, रिकंसिलेशन बिटवीन 2A and 3B, रिकंसिलेशन बिटवीन GST1 एंड अकाउंट्स, तो काफी सारे रिकंसिलेशन होते हैं। अब पॉसिबली इनिशियल पीरियड में आपको एक मोर रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि अकाउंट्स में जो है इनवॉइसेस B2B के वो इनवॉइसेस और आईआरपी में जो दोनों के सेम है कि नहीं है। सब इनवॉइसेस जहां पे मुझे इनवॉइस करना है सब में हुआ कि नहीं हुआ है, बट मेरा सब मानना है कि ओवर द पीरियड ये स्मूथ हो जाएगा, आपको रिकंसिलेशन कम करना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली ये सब फिगर ही पुश होगी GST1 में, तो GST1 में इश्यूज नहीं होंगे, बट इनिशियली थोड़ा ध्यान रख के सावचेती लेके अपने को ये सब करना पड़ेगा। सो ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया वो डिस्कशन में एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिर्फ स्टार्ट है और आगे ओवर द पीरियड ये 500 करोड़ जो टर्नओवर वो कम होगा, 200 का होने वाला है और काफी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं और इनिशियली कोई भी चेंज करेगा तो अपने को डिफिकल्टी होने वाली है, बट इससे क्या होगा कि पूरी सिस्टम पूरी प्रोसेस आपकी स्मूथ हो जाएगी। देयर में बी इश्यूज इनिशियली बट ओवर द पीरियड आपको रिकंसिलेशन कम हो जाएंगे, आपको जीएसटी फाइलिंग के टाइम अच्छा रहेगा, बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अच्छा मिलेगा, बट
सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ, जहां पे आपको ये देखना है कि सिस्टम में आप इजीली सिस्टमेटिकली आप वहां पे मूव हो रहे हो और जो स्टाफ है वो उसमें ट्रेन है। सो विद दिस आई एंड आई हैंड ओवर दिस चार्ज टू रॉबिन। एक बार वो जोहो के जो डेमो है वो दिखाएंगे, उसके बाद अपने फिर से बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी सवाल है, उसको जवाब देने के लिए मैं वहां पे अवेलेबल होऊंगा। नाउ आई हैंड ओवर टू रॉबिन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अमित बात कर रहा हूँ जोहो बुक्स की टीम से, और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जोहो बुक्स से ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट शुरू करने के पहले एक बार चैट बॉक्स में मुझे पिंग करके बताइए कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आपको, या तो यस डाल के या फिर थम्स अप डाल के। ठीक है, शायद सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जोहो बुक से जब अगर हमें ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जोहो बुक्स अकाउंट हमारे जो आईआरपी का पोर्टल होता है उसके साथ में हमें लिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा। जोहो बुक्स के अंदर में आपको आईआरपी का जो कनेक्शन का ऑप्शन है, आपको ये कहाँ पे मिलेगा? इसके लिए आपको सेटिंग्स आइकॉन में जाना होगा, प्रेफरेंसेस में जाना होगा, ई इनवॉइसिंग में जाना होगा। अभी चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कन्फिगर कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, इस कारण से यहाँ पे कनेक्ट नाउ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ कनेक्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। जब आप कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जब आपने जोहो कॉरपोरेशन को ई वे बिल के पोर्टल पे एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर रजिस्टर किया था। तो रजिस्टर करने के बाद में आपने वहाँ पे जोहो कॉरपोरेशन के लिए एक अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था, तो आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और या तो फिर अगर अभी तक आपने जोहो कॉरपोरेशन को ई वे बिल के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, तो उस कंडीशन में आपको आईआरपी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जोहो कॉरपोरेशन को एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहाँ पे जोहो कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होता है। वो बनाने के बाद में सेम वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे लाके डालना है। जब आप कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, आपको वही डालना है और आपको उसको कनेक्ट नाउ करना है। एक बार कनेक्ट नाउ करने के बाद में यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होगा वो दिखेगा और ये इस तरह से दिखेगा पेज, मतलब कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद में जो गवर्नमेंट का नियम है उसके हिसाब से हमें अपने जो इनवाइसेस होते हैं, क्रेडिट नोट होता है और जो डेबिट नोट होता है, ये तीन चीज़ों की एंट्री जो है हमें अपने आईआरपी पोर्टल पे पुश करनी होती है और उसका आईआरएन नंबर जनरेट करना होता है। हम अपने जोहो बुक्स में ये तीनों ट्रांजेक्शन का ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। ये तीनों ट्रांजेक्शन आप यहाँ से बनाने के बाद में आईआरपी के पोर्टल पे पुश कर सकते हैं और उसका नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे इनवाइसेस किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से उसे पुश कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर रखी हैं कि अगर आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंडेटरी है कि देने ही देने हैं, जैसे कि इनवाइस का नंबर, इनवाइस का डेट, बिलिंग एड्रेस, आइटम डिटेल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो अब ये चीज़ें आप मिस न कर जाएं, इस कारण से हमने भी जोहो बुक्स में इन सारे फील्ड को एज ए मैंडेटरी बना रखा है। जैसे कि अगर हमें इनवाइस बनाना होगा तो हम जाएंगे सेल्स के मॉड्यूल के अंदर, सेल्स मॉड्यूल के अंदर इनवाइसेस में जाके हमें या तो यहाँ पे प्लस न्यू पे क्लिक करना है, या तो फिर इस प्लस न्यू पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना होगा। हमने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फील्ड्स कुछ हैं, जैसे कि बिलिंग एड्रेस हो गया उनका, या फिर इनवाइस का नंबर, इनवाइस का डेट, आइटम डिटेल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रेड में दी हैं ताकि आप इसे मिस ना करें। मैंडेटली आपको डालना ही डालना है। यहाँ पे हमने आइटम का नाम डाल लिया और इसे अब हम यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट का ही ऑप्शन केवल इसलिए अवेलेबल है क्योंकि जब अगर आपने ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन ले रखा है, मतलब आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले उसका आईआरएन नंबर जनरेट होगा और तभी आप उसे अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है। आपको इनवॉइस बनाने के बाद में उसे सेव एज ड्राफ्ट करना है।
सेव एज ड्राफ्ट होने के बाद में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर अप्रूवल का सिस्टम है, अप्रूवल अगर आपने सेट कर रखा है, तो आपको इसे सबसे पहले अप्रूव करना होगा, अप्रूवल करवाना होगा। तो मैंने यहाँ से सबमिट किया अप्रूवल के लिए, और चूँकि मेरे पास में अप्रूवल का भी ऑप्शन है तो मैं इसे डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकता हूँ। अगर आपने मल्टी लेवल अप्रूवल सेट कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में जो फाइनल अप्रूवर होते हैं उनके अप्रूव करने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन को आईआरपी पोर्टल पे पुश कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो इनवॉइस का जो स्टेटस है ये है येट टू बी पुश्ड, मतलब अभी तक हम लोगों ने पुश नहीं किया है। अब पुश करने के लिए इसी ट्रांजेक्शन के ऊपर में ही हमें ऑप्शन मिल रहा है पुश टू आईआरपी का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे ही, और क्लिक करते ही विद इन ए सेकेंड क्या है कि हमारा डेटा यहाँ से आईआरपी के पोर्टल पे पुश होगा। वो हमारे सारे जो डिटेल्स हैं, जो भी हमने डिटेल्स डाले हैं इनवॉइसेस में, उसको वैलिडेट करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन सही होने पे वो हमें फिर रिस्पॉन्स करेंगे इसके क्यूआर कोड के साथ में और इसका आईआरएन नंबर के साथ में, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इसी इनवॉइस के टेम्पलेट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमने क्लिक करके इसका जनरेट कर लिया आईआरएन नंबर, और इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इसका जो क्यूआर कोड है और आईआरएन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होके और यहाँ पे दिखने भी लगा। अभी जैसे सर ने बताया कि अभी के सेशन में कि क्यूआर कोड तो ज़रूरी है, वो तो आपको डालना ही है, बट आईआरएन नंबर है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो रखें, नहीं तो हटा सकते हैं। तो अगर इसके लिए भी हमने सेटिंग दिया है कि आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडिट टेम्पलेट पे। कंटिन्यू करके यहाँ फुटर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आप चाहें तो आईआरएन नंबर या तो शो और हाइड भी कर सकते हैं। इसको चेक या अनचेक करके आप इसे सेव कर लीजिए, उसके हिसाब से सेटिंग आपकी काम करेगी। तो ये हो गया कि हमने देखा कि हम ट्रांजेक्शन को किस तरह से पुश कर सकते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन को। बट अगर हमारी बड़ी कंपनी है, दिन भर में अगर हमारे 50-60 इनवॉइसेस बनते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हमें फिर से एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन पुश करने होंगे? नहीं। सो इसके लिए हमने जोहो बुक्स में एक सॉल्यूशन दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑल इनवॉइसेस के फ़िल्टर पे क्लिक करना है। ये टू बी पुश फॉर ई इनवॉइसिंग का फ़िल्टर हमने दिया है। मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट को निकाल के देगा, सारे इनवॉइसेस को उनको छाट के देगा आपको, जो अभी तक पोर्टल पे मतलब आईआरपी पोर्टल पे पुश नहीं हुए हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से जो भी इनवॉइसेस आपको सेंड करने हैं, पुश करने हैं आईआरपी पोर्टल पे, आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए बल्क में, और मोर पे क्लिक करके उनको पुश टू आईआरपी कर सकते हैं। मतलब हम सिंगल ट्रांजेक्शन को भी पुश कर सकते हैं, और अगर हमें बल्क में करना हो तो बल्क में भी हम ट्रांजेक्शन को पुश कर सकते हैं आईआरपी पोर्टल पे, और उसका आईआरएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हमने सारे ट्रांजेक्शन्स के पास में स्टेटस भी दिखा रखा है एक आइकॉन के साथ में कि ये ट्रांजेक्शन वेदर आपका इसका आईआरएन नंबर जनरेट हो चुका है या फिर किस स्टेटस में है। यहाँ पे ग्रीन कलर में अगर देखें तो ये ग्रीन कलर का मतलब है कि इसका आईआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। जो रेड कलर में है ये हमने जनरेट किया है और लेटर बाद में इसे हमने कैंसिल कर दिया है। जो येलो कलर है मतलब कि अभी ये पुश होना बाकी है। ट्रांजेक्शन तो हमने बनाया है बट अभी आईआरपी पोर्टल पे पुश नहीं किया है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग कैंसिलेशन। अब कुछ इस तरह के भी केस हो सकते हैं कि जब हमने ट्रांजेक्शन तो बना दिया, आईआरएन नंबर भी जनरेट कर लिया हमने, बाद में हमें पता चला कि मैंने तो उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, हमारा इनवॉइस का जो नंबर गलत है, या फिर अमाउंट मैंने कुछ गलत डाल दिया है। अमाउंट मुझे डालना था 4,000, मैंने डाल दिया है मिस्टेक से 40,000 रुपये। अब इन सारी चीज़ों में हमें चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे चेंजेस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है 24 घंटे के पहले और एक होता है 24 घंटे के बाद। मतलब आईआरएन नंबर जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के बाद। तो अगर आईआरएन नंबर जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर अगर आपको कैंसिल करना है उस इनवॉइस को, तो आप डायरेक्टली जोहो बुक से ही कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करने के लिए आपने जो ट्रांजेक्शन बनाया है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जस्ट इनवॉइस के ऊपर में आपको कैंसिल ई इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। कैंसिल ई इनवॉइस पे क्लिक करना है, आपको रीज़न लेना है कि किस रीज़न से आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ रिमार्क्स में आपको डालना है, और यहाँ पे डाल के आप इसे कैंसिल ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन आपका डायरेक्टली जोहो बुक से ही कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे और सेम टाइम में रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन हमारा जो है
आईआरपी के पोर्टल से भी कैंसिल हो जाएगा और जीएसटी के पोर्टल से भी कैंसिल हो जाएगा। बट इन केस अगर मान लेते हैं कि जो ट्रांजेक्शन बनने आईआरएन का जो नंबर होता है वो जनरेट करने के 24 घंटे के बाद अगर हमें कुछ कैंसिल करना हुआ, सो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, आपको जीएसटी पोर्टल में जाना होगा, GSTR1 जहाँ पे हमारा बनता है, GSTR1 में जाके और जो इनवाइस कैंसिल करना है आप उसका आईआरएन नंबर लेके यहाँ से वहाँ पे उसको सर्च करके और GSTR1 के पोर्टल से आप उसको कैंसिल करेंगे या अवॉइड करेंगे। वहाँ से कैंसिल या अवॉइड कर देने के बाद में फिर आप जोहो बुक्स में आके उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे अगर किसी भी पुराने ट्रांजेक्शन को अगर हम लोग देख लें, सो ये 22 तारीख का एक बना हुआ ट्रांजेक्शन है जो कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब अगर इसे मुझे कैंसिल करना है तो जैसा मैंने बताया आपको पहले GSTR1 के पोर्टल पे जाके वहाँ पे इसका आईआरएन नंबर से सर्च करके उसको वहाँ से कैंसिल या अवॉइड करना है और फिर जोहो बुक्स के अंदर में आपको यहाँ पे इसे मार्क एज कैंसिल और रीज़न डाल के आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह पे आपका कैंसिल हो जाएगा। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे मान लिया कि हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी हो और उस डेटा को हम पुश कर दें यहाँ से, तो इसके लिए भी हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले जब आप डेटा यहाँ से पुश करते हैं तो उसका वैलिडेशन होता है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ, एक इनवॉइस मैंने बना रखा है। अब अगर इसका मुझे आईआरएन नंबर जनरेट करना है, तो जब मैं इसे यहाँ से पुश करूँगा और इस इनवॉइस में अगर कुछ गलती होगी तो ये हमें यहाँ पे ही नोटिफाई करेगा। ये भी हमें यहाँ शो कर रहा है कि हमने जो पुश किया था ये फेल हो गया। और रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी नंबर जो हमने डाला है वो गलत है, वो जीएसटी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस कारण से डेटा पुश नहीं हो पाया। तो अब अगर हमें फिर से इसे पुश करना है तो हमें इस ट्रांजेक्शन को एडिट करके जीएसटी नंबर चेंज करना होगा और चेंज करने के बाद में फिर हम ट्रांजेक्शन को एडिट करके पुश कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने मैनुअल पहले भी पुश किया। तो अभी जो हम लोगों ने देखा ये सारे सिस्टम हैं कि जहाँ पे हमारे इनवॉइसेस मैनुअली बनते हैं और मैनुअल बनाने के बाद हम उसे पुश करते हैं। अब जोहो बुक्स में कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके इनवॉइसेस वो ऑटोमेटिक बनते हैं। जैसे कि अगर रिकरिंग इनवॉइस का फीचर अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी वगैरह फिक्स होती है आपकी, मान लेता हूँ कि मैंने किसी कस्टमर को कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि हर महीने या हर वीक मैं उनको ये सर्विस देता हूँ, तो उसके लिए मुझे हर बार ये बनाना ना पड़े हर 7 दिन में या हर महीने पे, तो मैं उसे एज अ रिकरिंग इनवॉइस के तौर पे सेट कर दूंगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसके बाद से हर ड्यू डेट के दिन में ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक बनाता जाएगा और हमारे सेटिंग के हिसाब से या तो उनको भेज देगा या फिर ड्राफ्ट में बने रह जाएंगे। तो फिर उन सारी इनवॉइसेस का हम किस तरह से आईआरएन नंबर जनरेट करेंगे वो देखते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारी सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स देखने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे अपने रिकरिंग इनवॉइसेस की सेटिंग्स। अगर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा है कि क्रिएट इनवॉइसेस एज ड्राफ्ट, मतलब कि जो आपके चाइल्ड इनवॉइसेस बनेंगे, सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक बनाएगा वो बनने के बाद एज ए ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे जोहो बुक्स के अंदर में और फिर आप उसे मैनुअल सेंड करेंगे। तो इस केस में अगर आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना है, मतलब कि आपको इनवॉइस पे जाना है जो ड्राफ्ट में बने हुए हैं, उनको फिर से मैनुअल पुश करना है, पुश टू आईआरपी, उसका क्यूआर कोड आईआरएन नंबर जनरेट होगा और फिर आप उसे अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो दूसरा है हमारा क्रिएट ऑटो अप्रूव पुश एंड सेंड इनवॉइस, इस केस में क्या होगा कि ट्रांजेक्शन तो बन तो जाएगा ऑटोमेटिक और बनने के बाद में ये खुद से ही सॉफ्टवेयर ही इसको क्या करेगा कि जो आईआरपी का पोर्टल है उस पर ऑटोमेटिक पुश करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सॉफ्टवेयर भी उसको यहाँ से पुश कर देगा। पुश करने के बाद में जैसे ही वहाँ से आईआरएन का नंबर जनरेट होता है, क्यूआर कोड जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद में ये सारी चीज़ें टेम्पलेट पे अपडेट हो जाएंगी और ऑटोमेटिक यहाँ से सॉफ्टवेयर फिर उसको कस्टमर को भेज देगा। जो तीसरा ऑप्शन है क्रिएट ऑटो अप्रूव चार्ज पुश सेंड इनवॉइस, तो जोहो बुक्स में ये भी फीचर है कि जहाँ पे आप अपने कस्टमर को जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ें होती हैं उसमें आप उनके कार्ड को चार्ज भी कर सकते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड को ऑटोमेटिक चार्ज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने ये ऑप्शन ले रखा है तो ट्रांजेक्शन यहाँ ऑटोमेटिक बनेंगे, जनरेट होंगे, जनरेट होने के बाद में ये कस्टमर के कार्ड को ऑटोमेटिक चार्ज भी कर लेंगे और उसके बाद में जो इनवॉइस बने होंगे ये आईआरपी के पोर्टल पे पुश होगा, आईआरएन नंबर उसका जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन पीडीएफ पे दिखा के कस्टमर को फिर इनवॉइस सॉफ्टवेयर ही ऑटोमेटिक भेज देगा।
तो सारी चीज़ें फिर हमारी ऑटोमेटिक, इवन आईआरपी पे पुश करना और आईआरएन नंबर जनरेट करना, ये सारे प्रोसीजर भी हमारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हमें मैनुअल नहीं करना होगा उस केस में। कुछ और केसेस हैं, जैसे कि अगर एस्टिमेट, अगर हम देखें कि अगर हम किसी क्लाइंट को एस्टिमेट देते हैं या फिर प्रपोजल देते हैं, तो उसके लिए भी हमने सेटिंग दे रखी है कि अगर कस्टमर एस्टिमेट का प्रपोजल या फिर एस्टिमेट या प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में ऑटोमेटिक इनवाइस बनाने का ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आपने ये सेकंड ऑप्शन ले रखा है, येस क्रिएट इनवाइस एज ए ड्राफ्ट, उस कंडीशन में जैसे ही आप एस्टिमेट को मार्क एज एक्सेप्टेड दिखाते हैं कि क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उस केस में ऑटोमेटिक उसका एक इनवाइस बन जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, बट वो ड्राफ्ट स्टेटस में बनेगा। और आपको क्या करना होगा, फिर उसे मैनुअली आईआरपी के पोर्टल पे पुश करना है, नंबर जनरेट करना है और फिर उसके बाद कस्टमर को सेंड करना है। जब सेकंड ऑप्शन अगर हम रखते हैं कि नहीं, ये जो है क्रिएट भी हो जाए, अप्रूव भी हो जाए, पुश भी हो जाए और सेंड भी हो जाए, इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने मार्क एज एक्सेप्टेड दिखाया, ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर खुद से उसको आईआरपी पोर्टल पे पुश करेगा, उसका नंबर जनरेट करेगा और फिर क्लाइंट को ये सेंड भी कर देगा। अब कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन गलत डाली थी एस्टिमेट के अंदर में, और फिर वो मैंने कन्वर्ट तो कर दिया है इनवॉइस में, जैसे मैंने उसे मार्क एज एक्सेप्टेड दिखाया, तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसे आईआरपी के पोर्टल पे पुश करेगा। बट हो सकता है कि हमने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है, जैसे जीएसटी नंबर, तो वो तो पुश तो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको एक मेल ट्रिगर होगा, एक मेल भेजेगा आपकी ईमेल आईडी पे, जिसमें कि आपको मेंशन रहेगा कि उसमें लिखा होगा सारा डिटेल के साथ में कि आपने इस ट्रांजेक्शन को पुश किया था, जैसे आपका इनवॉइस नंबर 005 और इसमें आपके कस्टमर का जीएसटी नंबर गलत है। तो हर ट्रांजेक्शन का एक लिस्ट मिल जाएगा और उसमें क्या गलती है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वो चेंज करना है और चेंज करने के बाद में फिर आप उसको मैनुअली आईआरपी पोर्टल पे पुश कर सकते हैं और फिर उसको कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और भी फीचर पे काम कर रहे हैं कि जैसे ही अगर आपको किसी भी इनवॉइस का आईआरपी नंबर जनरेट करना है, ओके, सो वहीं पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाए कि जो आप आईआरपी नंबर जनरेट करना चाहते हैं वो आप विथ ईवेबिल जनरेट करना चाहते हैं या फिर विदाउट ईवेबिल जनरेट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ, जस्ट ए मिनट, इसे हमने यहाँ से अप्रूव कर लिया, अप्रूव करने के बाद हमें ये पुश करने का ऑप्शन आएगा आईआरपी पोर्टल पे। तो जब अगर आप यहाँ पे पुश टू आईआरपी पे क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, विथ ईवेबिल और विदाउट ईवेबिल। सो विथ ईवेबिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसकी पार्ट ए पार्ट बी डिटेल डालने का एक बॉक्स आ जाएगा, आपको पार्ट ए पार्ट बी डालना है और फिर इसको क्लिक करना है, ओके करना है। तो क्या होगा, एक शॉट में ही आपके आईआरएन का नंबर भी जनरेट होगा और फिर आपका ईवे बिल भी जनरेट हो जाएगा, मतलब एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं ईवे बिल नहीं जनरेट करना है तो फिर आप विदाउट ईवे बिल के ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, जहाँ पे आपका केवल आईआरएन नंबर ही जनरेट होगा। और एज ऑफ नाउ क्या है कि ये फीचर जो है ई इनवॉइसिंग का, ये हमारे जो भी फिनांस सूट के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जोहो बुक्स जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, जोहो इनवॉइस, जोहो सब्सक्रिप्शन और जोहो इन्वेंट्री, इन सारे सॉफ्टवेयर में आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ई इनवॉइसिंग का क्या क्या फ़ीचर है, वो सारी चीज़ें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जोहो कॉरपोरेशन को अपने आईआरपी पोर्टल या ईवे बिल पोर्टल पे हमें उसे एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर रजिस्टर करना होगा। वहाँ से रजिस्टर के बाद में हमें उसका एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड मिलेगा, जिसे हमें कनेक्ट करना होगा जोहो बुक्स के साथ में, सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस और फिर ई इनवाइसेस में जाके कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या क्या ट्रांजेक्शन हम पुश कर सकते हैं, इनवाइसेस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ट्रांजेक्शन यहाँ से बनाने के बाद में जो भी मैंडेटरी फील्ड्स वगैरह हैं उसको हमने यहाँ पे डाल रखा है कि आप ताकि उस चीज़ों को मिस ना करें। वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप यहाँ इनवाइस बना सकते हैं। इनवाइस बनाने के बाद में आप इसे यहाँ से पुश टू आईआरपी करके उसका आईआरएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। बल्क में भी आप ट्रांजेक्शन को सेंड आईआरपी पोर्टल पे पुश कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारे ट्रांजेक्शन को लेफ्ट साइड चेकबॉक्स से सेलेक्ट कर लेना है और चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ मोर पे पुश का ऑप्शन आ जाएगा।
इसके अलावा अगर ट्रांजेक्शन आपको कैंसिल करने हैं 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के बाद का जो कंसेप्ट है, तो 24 घंटे के अंदर के लिए आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर से ही उसे कैंसिल कर सकते हैं। ज़ोहो बुक्स में ही आपको उसे मार्क एज कैंसिल ई इनवॉइस का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे रीज़न डाल के कैंसिल कर सकते हैं। और अगर 24 घंटे के बाद कैंसिल करना है तो आपको GSTR1 के पोर्टल पे जाके वहाँ पे आपको इनवॉइस को या तो वाइड करना है या कैंसिल करना है, और सेम ज़ोहो बुक्स में आके आपको मार्क एज कैंसिल करना है। और ई वे बिल का ऑप्शन अगर अवेलेबल होगा तो आप विथ ई वे बिल और विदाउट ई वे बिल दोनों ऑप्शन के साथ में यहाँ IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं। और रिकरिंग इन्वाइसेस की भी सेटिंग्स वगैरह हम लोग ने देखी, और एस्टिमेट के सेटिंग पे भी किस तरह से ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं और IRP पोर्टल पे पुश होते हैं। सो आज के लिए ई इन्वाइसिंग के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही। अब मैं कंट्रोल मिस्टर रॉबिन को देता हूँ। मिस्टर रॉबिन, यू कैन टेक द कंट्रोल। थैंक यू।